हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की हमारी ये मैराथन सीरीज जो चल रही है, इसकी हमारी थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग DU, BHU और JNU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम तक चलने वाली है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है। जितने ज़्यादा व्यूज़ हमारे वीडियोस पे आएंगे उतनी ज़्यादा और डेली आप लोगों को ये सीरीज़ चैनल पे देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ में आप सभी जानते हैं, इसमें कंप्लीट आपकी इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो, ये सारे क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो ये JNU वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बस पैसेज वाला क्वेश्चन जो सेक्शन आता है उसको स्किप करके जो आपके अदर्स क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप लोग भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे पहले हम ऑलरेडी अपनी 2 क्लास को कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लो। एंशियंट टू मॉडर्न की जो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उसमें आप चेकआउट कर लोगे तो ये वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। और अपना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे आप सभी को मैं आपको यही बोलूँगी, एक तरीके से ये आप लोग एक सीरीज़ को मॉक टेस्ट ले करके चलिए अपना, कि आपने अभी तक जो तैयारियाँ की हैं, कितनी तैयारियाँ की, कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ पे आप वीक हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये सीरीज़ मैंने इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इतने टाइम पहले स्टार्ट की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे वीडियो के एंड में आप सब ज़रूर बताना, अभी तक किसी ने भी नहीं बताया जो हमने लास्ट 2 वीडियोस करी है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो पूरी कोशिश करना, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए, बस जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को तैयार करने में। आपको सिर्फ 1 सेकंड का काम है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करो। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है आप सबके पास, वहाँ पे इसको शेयर करो। और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे की वीडियोस और इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए रात के 9:30 बजे आपको ये वीडियोस चैनल पे देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो, जितने भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होंगी, तो मैंने आपको क्वेश्चन का यहाँ पे होमवर्क का एक क्वेश्चन भी देती हूँ। ठीक है, और मैं आपको वीडियो के एंड में एक होमवर्क का क्वेश्चन होता है, मैंने आप सबसे कहा था कि उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और मैंने आपके जो सेकंड पार्ट 2 है, जो हमने क्लास सेकंड में किया था, उसमें मैंने जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था वो मैंने ये पूछा था कि नेपोलियन ऑफ ईरान है वो कौन था। तो उसका राइट आंसर है आपका नादिर शाह। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है जिनको ये पता था। और मैंने फिर आपसे साथ में ये भी पूछा था कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा गया था, तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में पूछा था। और आज भी हम इस वीडियो के लास्ट में आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, और पूरी कोशिश करा करो कि आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो ये तो हो गया आपके होमवर्क के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और मेरे क्वेश्चन रीड करने तक स्टूडेंट आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप सबसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकोलिथिक साइट्स कम अंडर गंगा सिस्टम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ताम्रपाषाण स्थल गंगा प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों ने सारी साइट्स पढ़ी है, स्टोन एज, कॉपर एज पढ़ा है। तो ये चालकोलिथिक स्टेज आप समझ रहे हैं, जिसको आप कॉपर एज भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर एज भी आपसे पढ़ा है। उसमें से आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे साइट्स दे रखी है, एक है आपका हनुमानगढ़, आलिमगीरपुर, रोपड़ या फिर मोहनजोदारो। आपको बताना है इसमें से वो कौन सी साइट्स है जो आपकी चालकोलिथिक के अंडर में आती है। तो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं लाइव और जितने भी स्टूडेंट बाद में देखेंगे ऑफलाइन, आप सभी को इसका आंसर यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका अच्छा स्कोर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो अगर मैं बात करूँ ताम्रपाषाण स्थल पर गंगा प्रणाली के अंतर्गत, जो यहाँ पे आपको साइट देखने को मिलती है वो है स्टूडेंट आपका आलिमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें भी एक्स्ट्रा बताती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलमगीरपुर जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, जो कि आपके इंडिया के कौन से वाले हिस्से में, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मेरठ ज़िले में, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि आपका जो हड़प्पन 12 पीरियड है, ठीक है, वो भी कौन से, मैंने आपके क्वेश्चन में पूछा था ना, यमुना रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर से ये स्टार्ट होता है। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3300 से लेकर के 1300 तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, बीसी। तो ये आपको याद रखना है। इनका ये कहना है कि जो आप ये आलमगीरपुर देख रहे हो ये कहाँ पर है, आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट यानी कि यूपी इंडिया में, ठीक है। ये यमुना विहार में, ये हमारी आईवीसी की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सब एक बार क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आलमगीरपुर है जो कैलकुलेटिक टाइम के ही गंगा सिस्टम के अंडर ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। रोपर, मोहनजोदड़ो, ये सब आप सबको आईवीसी के दौरान ही देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्टूडेंट का करेक्ट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ गए। Which emperor wrote the play नागानंद इन संस्कृत लैंग्वेज। इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से भी आते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस रेडी किए। ओके, आपके ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बिंदुसार। तो इनमें से कौन है जिसने ये नाटक नागानंद लिखा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो नागानंद है ये कौन सी संस्कृत भाषा में लिखी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक प्ले है यानी कि एक ये नाटक है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है। तो यहाँ पे दो चीज़ तो आपको ये पता लग गई कि जो नानाघट है एक तो आपकी संस्कृत लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, दूसरा ये एक नाटक है यानी कि ये एक प्ले है। तो तीसरा यहाँ पे क्या पूछा है कि किस एम्परर, किस सम्राट ने इसको लिखा था, तो वो है आपका हर्षवर्धन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन है जिन्होंने इस नाटक को लिखा था संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बातें और एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है। तो ये नागानंदा एक संस्कृत प्ले है जो कि हर्षवर्धन ने लिखा था और इसके अंदर उन्होंने पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में बताया था, ठीक है। पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में जो भी बातें थी, पुष्पभूति वंश के बारे में ये प्ले इन्होंने करा था। और इन्होंने जो रूल किया था वो आपका टाइम पीरियड देख सकते हो 606 से लेकर के 648 सीई यानी कि एडी में, ठीक है। सीई आप सभी को पता है, एडी और सीई एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या, ये अगर पूछ ले कि एक तो ये याद रखना है कि नागानंद एक संस्कृत है, वो भी एक प्ले है जो कि हर्षवर्धन ने लिखा था और इसके अंदर पुष्पभूति डायनेस्टी के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए जितने भी, और मुझे वीडियो के एंड तक आप सब बताएंगे कितना अच्छा स्कोर आप सब ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो फ्रेस्को स्टाइल है, ठीक है। तो फ्रेस्को स्टाइल में कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी। आपने यहाँ पे पेंटिंग्स पढ़े हैं, तो आपके पास है भिम्बेटका, पिकली खाली, अजंता या एलोरा। तो इसमें से कौन सी ऐसी पेंटिंग बनाई गई थी भिम्बेटका की गुफाओं में, गुफा है ना, केव्स जो एमपी में आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पर भी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती। तो आपसे ये पूछा गया जो फ्रेस्को स्टाइल है वो कौन सी पेंटिंग में यूज़ की गई थी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। जब तक आप सब लोग अपना आंसर बता रहे हैं तब तक मैं और स्टूडेंट को बता दूं, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सबको, ठीक है। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एक में ग्रुप है जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल आप लोग
क्विज़ के लिए यूज़ कर लो, और जब भी चैनल पे वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। या हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मैं या PDF वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। जिसने अभी तक नहीं किया है, जाइए क्लास को ख़त्म करने के बाद उसको ज्वाइन ज़रूर करना। तो चलिए, अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो फ्रेस्को शैली, मैंने आपको पूछा कि जो फ्रेस्को शैली है स्टूडेंट, ये आपकी अजंता पेंटिंग में यूज़ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपकी जो अजंता पेंटिंग है उसके अंदर फ्रेस्को स्टाइल यूज़ किया गया था। क्लियर हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताना कितने स्टूडेंट का सही हुआ। अब इसके बारे में कुछ बातें भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, फ्रेस्को पेंटिंग जो है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों का वाटर कलर से, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एज मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है कि वाटर कलर से यहाँ पे दीवार या फिर जो भी छत थे उसके गीले प्लास्टर को हम क्या कहते थे? फ्रेस्को पेंटिंग की जाती थी। इसलिए जब यहाँ पे प्लास्टर जब सूख जाता था तो वो क्या हो जाता था? फिक्स हो जाता था। ठीक है, ये चीज़ आप बस आपको याद रखनी है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको बस एक्स्ट्रा याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अजंता ये चीज़ देखोगे कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज के टाइम पर 8th सेंचुरी AD के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट ज़रूर लिख लेना, जहाँ भी अगर आप लोग इसको लिख रहे होगे तो। ठीक है, यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किसी ने एक लाइन बोली है कि कांग्रेस जैसी संस्था जो जनसंख्या के द्रव्यमान का नहीं बल्कि एक और मजबूत सीमित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से व्यक्ति, कौन से पर्सन के द्वारा ये बोला गया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपके पास ऑप्शंस है नवगोपाल मित्र, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख लो, आपका क्वेश्चन पूछा गया है अ बॉडी लाइक द कांग्रेस विच इज रिप्रेजेंट not the mass of the population but a single and very limited class could not be a called national। तो आपको ये बताना, जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपने पढ़ा वो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस पर्सनालिटी, किस व्यक्ति द्वारा ये दिया गया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर A, B, C या D, इनमें से करेक्ट आंसर कौन है, किसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ आपकी जो बोली थी वो बोली थी आपकी अरविंदो घोष ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर B। इस क्वेश्चन को आप कहीं लिख लेना ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए तो इस तरीके के क्वेश्चन आप रिवाइज कर सको, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स, किसने कौन से डायलॉग बोले, किसने कौन सा स्लोगन दिया, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी? अरविंदो घोष ने बोली थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ स्टूडेंट लगेगा कि कुछ क्वेश्चन में समझाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी बताना है, वो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। इसमें आपसे पूछा है इनमें से किस मुगल बादशाह के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रक द फर्स्ट कॉइन इन इंडिया। आपके ऑप्शन से जहांगीर के टाइम पर या फरूख हसियारी के टाइम पर, मोहम्मद शाह या फिर जहांगीर शाह। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन से किस मुगल बादशाह के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए थे। उस समय मुगल रूलर या मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर थे या आपके फरूख सियार थे या मोहम्मद शाह थे या फिर जहांगीर शाह थे। ठीक है, जल्दी से बताओ। अगर मैं बात करूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब सिक्के चलाए थे तो उस समय जो मुगल बादशाह था तो वो था आपका फरूख सियार। ठीक है, कौन था आपका? फरूख सियार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B।
मे भी कुछ स्टूडेंट को पता होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही हुआ। और जिनको नहीं पता तो ये देखो कि आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे अगर आप देखें तो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी आप बातें देख सकते हो कि फर्रुखसियार के टाइम पर देखोगे 1717 के समय पर कंपनी को अपने सिक्के खुदवाने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वह मुगल बादशाह था जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के खुद ढाले थे। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के खुद यहाँ पे मिंट करे थे उस समय पर 1717 का टाइम था, ये ईयर था जब फर्रुखसियार यहाँ पे इसने यहाँ पर अलाउ कर दिया था कंपनी को अपने खुद के कॉइन्स को मिंट करने के लिए, बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आशा करती हूँ कि अब आपका आने वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें गलत नहीं होंगी और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अब ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो आप इसको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप सबसे पूछा गया है, बहुत अच्छा और अलग क्वेश्चन है। पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र राष्ट्रपतियों में विभाजित था। ठीक है, क्लियर हो गया? इनमें से जो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इन प्रेसिडेंसियों के सही सेट की पहचान करो। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है एशिया एम्पायर पोर्चुगीज को 3 इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, आपको बताना है कि वो 3 प्रेसिडेंट्स कौन सा करेक्ट यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला ऑप्शन है गोवा या फिर मोजाम्बिका और मलक्का। दूसरा ऑप्शन है गोवा, मेडागास्कर और मारिसस। तीसरा है गोवा, मोजाम्बिक या मारिसस। और फोर्थ ऑप्शन है आप सबका गोवा, रीयूनियन या मलाका। तो जल्दी बताओ इसमें से जो एशियन एम्पायर ऑफ पोर्चुगीज़ है इसको 3 इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया गया था, तो वो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 3 प्रेसिडेंट जो इंडिपेंडेंट है वो कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में देखने को मिले तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ठीक है, मोजाम्बिक और मलक्का। ये ऑप्शन नंबर ए आप सबका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पुर्तगालियों का जो एशियाई साम्राज्य था ये 3 स्वतंत्र राष्ट्रपति में विभाजित था, गोवा, मोजाम्बिक और मलक्का। क्लियर हो गया? ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसा था स्टूडेंट कि गोवा में एक वाइसरॉय था। गोवा में आप देखोगे जो प्रेसिडेंट थी वो क्या था? एक वाइसरॉय था। अगर मैं आपकी मोजाम्बिक की बात करूँ तो वहाँ पे आपका क्या था? गवर्नर था। और मलक्का में भी आपको एक गवर्नर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो। एक नया क्वेश्चन है, मे बी कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो जो आपको लगता है कि आप इस वीडियो के थ्रू आप कुछ नया क्वेश्चन देख रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना चाहिए और उसको नोट कर लो। ठीक है, साथ में उसको नोट करते जाओ कि आज आपने एक नया क्वेश्चन सीखा, एक नई चीज़ के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से फिर आपको एग्ज़ाम आएगा तो एंड टाइम पर आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा, आपको सिर्फ वही रिवाइज करके जाना होगा। बाकी तो आप लोगों ने अपना टॉपिक क्लियर कर ही रखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप सभी ने बॉयकॉट तो पढ़ा ही था, ठीक है, कि बहिष्कार किया गया था। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आप सभी को पता है। तो उसके बाद बंगाल ने कुछ नए आंदोलन देखे थे। ठीक है, जैसे कि जब ये आंदोलन हुए तो बॉयकॉट यानी बहिष्कार हुए थे, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको उस समय पे देखने को मिलती है। उनमें से बहिष्कार जो हुआ था इसमें पूछा गया सबसे अधिक संभवतः इनमें से किस समकालीन घटनाओं से प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन है इन द वेक ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बंगाल से सम न्यू मूवमेंट सच एज बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। Out of them, the boycott was inspired by most probably which of the following contemporary events। आपको बताना है तो ये बॉयकॉट यानी जो बहिष्कार हुआ था इसमें से सबसे ज़्यादा जो इवेंट किस पे असर हुआ था, कौन सी चीज़ हुई थी। पहला है जो बॉयकॉट हुआ था
फॉरेन गुड्स का जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था साउथ अफ्रीका में। दूसरा बॉयकॉट हुआ था चाइना के द्वारा अमेरिकन गुड्स का। तीसरा बहिष्कार जो किया गया था वो था आपका इंग्लिश लैंड ग्रांट जो कि इरिश पीपल ने किया था। और जो फोर्थ बॉयकॉट हुआ था वो था जापानीज प्रोडक्ट का जो कि चाइना में हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ये सारे बॉयकॉट आपको बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके दौरान आपको ये सारी बॉयकॉट देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉयकॉट जो प्रेरित है समकालीन घटनाओं के द्वारा वो किससे प्रेरित है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हो कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, इनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ा गया था, फूट डलवाया गया था, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा तो इसमें से तो सबसे इंस्पायर्ड बॉयकॉट आपको जो देखने को मिलता है वो है आपका बॉयकॉट ऑफ अमेरिकन गुड्स बाय चाइनीज़। जो चाइनीज़ के द्वारा अमेरिका के सामानों का बहिष्कार हुआ था, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया? तो ये मैं आपको चलो समझा देती हूँ, बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। कुछ नया जो कि आप सबको आज की वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चाइना ने बॉयकॉट किया था कब, 1905 में। ठीक है, 1905 में चाइना ने बहिष्कार क्या किया था, चीन के अमेरिका सामानों का एक बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ था, जो कि डेट याद रखना 10 मई 1905 को। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन विरोधी घटनाओं की एक कड़ी की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो चाइना बॉयकॉट आपको 1905 में देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में आपको बॉयकॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पर चाइना के लोगों ने जो भी अमेरिकन के गुड्स थे उसको बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय देखने को मिलती है। फिर अगर हम नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें वायलेंस यानी कि हिंसा देखने को आपको मिलेगा। हिंसा भी हुई थी, यहाँ पे क्वारंटाइन भी हुआ था। ठीक है, कब, यहाँ पे जब सैन फ्रांसिस्को प्लाग हुआ था 1900 से लेकर के 1904 के बीच में। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वह आपका बोस्टन चाइना टाउन इमिग्रेशन रेड हुई थी 1903 में, और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ हुआ था इस जगह पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लॉ जो है लागू कर दिया गया था। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करेंगे टेलीग्राम जो है स्टूडेंट, तो यहाँ पे टेलीग्राम देखोगे ये सेंड किया गया था सांग सू चिंग के द्वारा। इसके लीडर है संघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, ये मर्चेंट थे और इन्होंने अमेरिकन के जो प्रोडक्ट है इसको क्या करा था, बॉयकॉट करा था। इनका कहना है कि अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए व्यापारियों को संघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेता जो थे आपके सांग साउथ, इनके द्वारा जो टेलीग्राम भेजे गए थे उसको उन्होंने क्या करा था, बहिष्कार किया था। फिर इनका कहना है कि सिर्फ चाइना के ही लोगों ने ही बॉयकॉट नहीं करा था, उनके साथ कुछ और भी कंट्रीज थी लाइक फिलीपींस, सिंगापुर, इंडिया, जापान और हवाई। तो ये कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट को बॉयकॉट यानी कि उसका बहिष्कार कर दिया था। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो इंडिया यूज दिस बॉयकॉट इन देयर स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आप ये जानते हैं भारत ने भी इसको बॉयकॉट किया था, इसका बहिष्कार किया था एज अ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आया था, ये आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये आप सभी को पता है 1905 में हुआ। बॉयकॉट कौन सा हुआ वो आप सभी को पता है, लेकिन आज बॉयकॉट उस समय बहुत सारी चीज़ों का हुआ था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा रहा सबसे ज़्यादा, वो आपने आज कुछ में भी यहाँ पे कुछ नया सीखा होगा। तो आप इन सब का नोट्स, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों ही बना सकते हैं। और अच्छे से अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें लाइफ टाइम तक और बहुत टाइम तक तो याद रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम आने से पहले अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने अपने टॉपिक पढ़े हैं अपने हिस्ट्री के और आप किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही, कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, चाहे वो आपका एंशिएंट हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो, चाहे वर्ल्ड हो, किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है आपने पढ़ा बट आपको समझ नहीं आ रहा है
और आप उस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, ताकि साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इसकी सीरीज तो चलती ही रहेगी, हम उस टॉपिक को भी लेकर आएंगे ताकि वो सब टॉपिक भी और कॉन्सेप्ट भी साथ में आपका क्लियर हो जाए आपके एग्जाम आने से पहले। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ ये आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी देख लेते हैं। ये सभी आप जानते हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी तक सबने, बहुत से स्टूडेंट ने बुक्स एंड ऑथर याद कर लिया। जितने भी डीयू वाले स्टूडेंट हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से ही पूछे जाते हैं। आपका यहाँ पे पूछा है भास्कर द्वितीय ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी। ये राइटर है और आपको बताना है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। लीलावती, भाषानामा या पाशानामा, सुरसागर या फिर सफरनामा या रिहला। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। बुक्स एंड ऑथर याद कर लो, इंडियन हिस्ट्री क्या है, और प्लेलिस्ट में जा कर के देखोगे बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको कराए हैं। इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जिसने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी जा कर के देख लो। बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर कराए हैं, वहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, आने ही आने। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया अच्छे से, अभी से याद करो। डेली आप लोगों को क्या करना है, बुक्स एंड ऑथर को रिवाइज करना है। मॉर्निंग में उठो, 5, 10, 15 मिनट दो और उसको रोज पढ़ना है। रोज कुछ नया सीखो, रोज नया ऐड करो बुक्स एंड ऑथर और उसको रिवाइज करो। 2 महीने अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर डीयू के स्टूडेंट हो, बीएचयू और जेएनयू में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम देखें तो 2 से 3 या मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन। लेकिन डीयू वाले स्टूडेंट को मैं बोलूँगी 15 से 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो आप सब, ठीक है। तो ये बुक्स तो आपने देख ली। तो जो ये ऑथर है, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी आपकी लीलावती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो इनसे रिलेटेड और भी बुक्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनकी लीलावती में, इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में बताया। जो भी आपकी अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, नंबर थ्योरी है, इनसे रिलेटेड टॉपिक जो है वो आप इस बुक के अंदर देखोगे। इनकी कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी लिख लेना, बीजागणिता, जिसमें अलजेब्रा के बारे में है, ठीक है। बाकी की ये सारी चीज़ें देख लो। वसाना भाषा, आपका वीराना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, आप लोग चाहो तो लिख लो, याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फेमस बुक थी, ये थी। और लीलावती में इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप सब अगर बुक्स एंड ऑथर याद कर रहे हैं तो स्टूडेंट, आपको पहले तो बुक्स एंड ऑथर तो याद होने ही चाहिए, साथ में साथ उसके बाद आपको उसकी लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, कौन सी भाषा में वो लिखी गई। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो एक पोएम है या वो एक प्ले है या वो एक ड्रामा है, वो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस से चेकआउट किया है वो आप सभी को पता होगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि भास्कराचार्य ने जो लीलावती बुक लिखी थी वो कौन सी भाषा में थी, कौन सी लैंग्वेज में थी। क्लियर हो गया? पहले तो ये याद कर लिया। दूसरा ये, तीसरा आपको ये याद करना है कि वो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उस बुक में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। एग्जाम में यहाँ तो मैंने बुक्स एंड ऑथर पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लीलावती बुक है उसमें भास्कर ने क्या बताया है, किस चीज़ के बारे में, कौन सी टॉपिक के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो राइट आंसर आपका मैथमेटिक्स होगा। इसी तरीके से बुक्स एंड ऑथर कर रहे हो तो ये भी तैयारी करते रहो। अगर आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा, मेरे ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्यूज़ अच्छे रहे, मुझे लगे कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा है, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो मैं आगे ऐसे भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ वीडियो लेकर के आऊँगी। लेकिन सपोर्ट आप सबको करना है, साथ आप दोनों को देना है। सिर्फ वन साइडेड नहीं, सिर्फ मेरा ही पढ़ाना नहीं होना चाहिए, आप सबकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना अच्छा पार्टिसिपेशन, जितना अच्छी इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर करो, सपोर्ट करो। बुक्स एंड ऑथर जितने आपको पता है कमेंट करके बताओ। जितने भी अभी आपको राइट नाउ स्टूडेंट याद आ रहे हैं बुक्स एंड ऑथर, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट ने मुझे बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे, जितने भी 5, 6, 7, 8 जितने भी याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, ठीक है। इससे आपको करंटली जितने भी याद है ना वो लिखना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप ये देख सकते हो कि आपको कितने याद है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बुक्स एंड ऑथर है। यहाँ पे पूछा जो वृत्त कथा है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई थी। ये बुक है ना जो वृत्त कथा, ये कौन से
ऑथर के द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है रवि कीर्ति के द्वारा, गुनादिया द्वारा, चंद बरदई के द्वारा या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता इसका आंसर, वो इसके बाद आज की वीडियो देख लो। गलत हो रहा है आंसर, कोई बात नहीं, यहाँ होंगे, एग्जाम में नहीं होंगे। हमें अपना अच्छा करना है। अभी हम टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ गलत हो, एग्जाम में नहीं। ठीक है, अपना आपको बेस्ट करना है। और अगर मैं बात करूँ, जो ब्रेथ कथा ये बुक है, ये बुक लिखी थी आपकी स्टूडेंट गुनादिया ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको भी मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। इससे रिलेटेड देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ना, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी। गुनादिया एक याद करो तो एक संस्कृत नेम है, ठीक है। ये ऑथर है, इंडियन ऑथर है, ब्रेथ कथा इन्होंने ये लिखी थी। तो ब्रेथ कथा अगर हम बात करेंगे एक्चुअल में तो ये संस्कृत भाषा में ये बोला जाता है, ये एक इंडियन एपिक है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको पूर्वली स्टूडेंट यहाँ पे याद है पाइसाई, याद रखना, पैसाची बोलते हैं हिंदी में, पैसाची बादशाह। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट गलत करके आ सकते हो। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए ये बुक जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो स्टूडेंट संस्कृत भाषा मत लिख कर आना, ठीक है। ये आप लिखोगे पैसाची भाषा, पैसाची भाषा में ये बुक लिखी गई थी। ये एग्ज़ाम में गलत मत करके आना। गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी वो संस्कृत दिखाएगा। बट आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए ये बुक जो लिखी गई थी पैसाची लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये लैंग्वेज वाला आप लोग गलत कर सकते हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया। और साथ में ये आपको एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो थे आपके गुंदिया, तो ये क्या थे, आपके सातवां राजा हाला जो था ना, जो हाला था सातवां राजा, इसका टाइम पे स्कॉलर थे, वहाँ के विद्वान थे। ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सबको पता लग गई, जो कि पता भी होनी चाहिए। तो ये थी इससे एक्स्ट्रा जो मुझे आप सबको बताना था, जो आप सबको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको तैयार करना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में थी, इस बुक के अंदर क्या थी, ठीक है। अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी पता हो या एक्स्ट्रा कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट ये रहा आज का आप सबका होमवर्क का क्वेश्चन। और मैं यही चाहूँगी कि आप सब जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी लेफ्ट रघुनाथ राव रिटायर ऑन पेंशन। इनमें से किस संधि ने रघुनाथ राव को पेंशन में सेवानिवृत्त होने के लिए छोड़ दिया। आपको ट्रीटी बतानी है, कौन सी ट्रीटी थी जिसमें रघुनाथ ने रिटायर किया था, पेंशन, ठीक है, को छोड़ दिया था। वो ट्रीटी मैं आपको यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं देती थी ताकि आपको याद हो जाए, चाहती मैं ऑप्शन भी दे सकती थी, बट आपको क्या करना, उस ट्रीटी का नाम बताना है, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आशा करती हूँ आप सभी का पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा और आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये सबसे अच्छा ही आप सभी को पता है कि वीडियो लाइक शेयर करना तो आप सबको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लाइक शेयर कमेंट करना है ज़रूर। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन कर लो। तो स्टूडेंट आप सभी बहुत सब कहते हो कि आप सबको इसकी PDF चाहिए, चाहे टॉपिक हो एचयूक में। बहुत ही जल्द मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। पहले तो मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी कि वो वेबसाइट आपको कैसे यूज़ करनी है, कहाँ से कैसे जाना है, और ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी उस वेबसाइट पे मैं इसकी PDF शेयर करूँगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे मैं आप सबको पहले मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी वेबसाइट न्यू बनाई है तो वो खाली है बिल्कुल, अभी मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। तो वहाँ पे आपको सारी PDF, चाहे मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस कुछ भी होंगे, सारी PDF मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगी। लेकिन ये सब कुछ मैं तभी करूँगी, इसके लिए आपको अच्छे पार्टिसिपेट करना है, अपना अच्छा देना है, बेस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह इसको शेयर करो, ठीक है। और आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।